आपके हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे हिंदू भाइयों को हर हर महादेव। ये नारा जब मैं कह रहा हूं कि अपनी पार्टी, तो उतनी ही शिद्दत से आज एक एक हिंदू भाई इस पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। मैं खास करके जिस समाज से आता हूं, अभी आपने सुना होगा एक आरजेडी के विधायक है मीनापुर के मुन्ना यादव जी, क्या कह रहे थे कि भाई अब झा मिश्रा सिंह का जमाना गया। तो भाई साहब, हम लोग कुर्बानियां देने के लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज हमेशा से तैयार रहा है। पहले भी हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए गर्दन कटाया है। और अगर कुछ गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई भी हैं तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग अपने दलित भाई को, अपने मुस्लिम भाई को गद्दी पे बिठाने का संकल्प लेते हैं और उनको बिठाएंगे। और एक नया समीकरण तैयार करने आए हैं। अगर मैं इसको कह रहा हूं अपनी पार्टी, मैं जिस समाज से आता हूं, राजपूत समाज से आता हूं, हिंदू समाज से आता हूं, हमारी जनसंख्या कम है। और तमाम अपने जितने भी मेरे मीडिया के भाई हैं, मैं आपके द्वारा इस मैसेज को हर अपने फॉरवर्ड समाज के, अपने राजपूत समाज के भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। पंडित समाज के भाइयों के साथ, भूमियार समाज के भाइयों के साथ और अपने दलित भाइयों के समाज के पास ये मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि हमको सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हम सही व्यक्ति को, सही और वैसा व्यक्ति जो पंक्ति के सबसे पीछे वर्ग में था, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे दलित भाई हो, उसको गद्दी पे मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं और एक नया समीकरण तैयार करना चाहते हैं। तो ये बिहार की बात हुई। अब अगर बाजपट्टी की बात करें तो अक्सर क्या हो रहा है, जहां मुस्लिम भाइयों की आबादी ज्यादा है वहां किसी न किसी यादव भाइयों को टिकट दे दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि हमारी जनसंख्या अधिक थी या हमारे वोट बहुत अधिक है या यहां से जब जीतेगा तो कोई यादव ही जीतेगा। इसको वर्षों से दिखाया गया है और आपको बेवकूफ बनाया गया है। अरे दो भाइयों का बंटवारा कैसे होता है, कभी तुम आगे कभी हम आगे, ये होता है भाईचारा, ये होता है समीकरण। अगर आप कहते हैं कि एम वाई समीकरण होता है तो एम वाई समीकरण को जिंदा रखिए ना। अगर हमने किसी यादव भाई को यहाँ का विधायक बनाया तो एक बार मुस्लिम भाई को भी बारी दीजिए। हम लोग पिछली बार आए थे, हम लोगों ने ऐलान किया था कि अगर आरजेडी वाले किसी मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से उतार देते हैं तो हम लोग अपना विड्रॉ कर लेंगे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे बाजपट्टी से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी उनका मंशा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत विनम्र होकर के, जो हमारा स्वभाव नहीं है, AIMIM के कार्यकर्ता ऐसे भी बड़े गर्म जोश के लोग होते हैं और एक एक कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ता कहता ही नहीं हूं, अपने हर तकरीर में एक बात को कहता हूं कि बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, हमारी पार्टी में दीवाने होते हैं। और हमारी पार्टी का एक दीवाना उनके 100 कार्यकर्ता पे भारी होता है। वैसा ही मेरा एक दीवाना यहाँ घूम रहा था जिसका सर पे चोट लगा था। मैं आग्रह करूंगा मेरे भाई को, जिसका सर फटा हुआ था लेकिन मोटरसाइकिल पे घूम रहा था। मैं बुलाना चाहूंगा अपने भाई को। कहाँ गए मेरे भाई जिनका सर फटा हुआ? आइए मंच पे आइए। ये दीवानगी है हमारी पार्टी की। अरे कहाँ टिकिएगा? आपको लगता है कि जिसने, आइए आगे आइए। ये हमारा भाई, ये हमारा दीवाना है जिसका सर फटा हुआ है। पत्रकार भाई आप देखिए, इसका सर फटा हुआ है, लेकिन ये दीवानगी है इस पार्टी की कि इसके बाद भी मोटरसाइकिल से झंडा लेकर के मजलिस का दीवानगी और MIM जिंदाबाद का नारा लगातार इसने लगाया है। तो ये दीवानगी है, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी पार्टी। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ घर है आपका? तो ये आरजेडी वाले भाई लोग कहाँ से लाओगे? ये दीवाने भाड़े पे मिलेंगे क्या? ऐसे दीवाने भाड़े पे मिलेंगे? करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे तो मजलिस का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभी सुगौली विधानसभा में एक उदाहरण स्थापित किया। बैठिए भैया बैठिए। अभी सुगौली विधानसभा के विधायक गए थे वोट मांगने, आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल था। जब वो विधायक जी पहुंचे तो वहां के नौजवानों ने उनको घेर लिया, कहा कि विधायक जी देख रहे हैं ना क्या हालत है आपकी, 4 आदमी आपके पीछे नहीं घूम रहा है। यही पुराना माहौल था। आरजेडी का जब कैंडिडेट आता था तो पूरा हुजूम खड़ा हो जाता था।
लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मजलिस के MIM के प्रस्ताव को ठुकरा है। और आप सब लोग संकल्प लीजिए कि जब भी RJD का विधायक आपके यहाँ आएगा तो आप भी वही सवाल करेंगे ना? हाथ उठा के बताइए। RJD का कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता अगर आए तो कहिएगा कि बी टीम कहते थे ना। हम लोग के पास मात्र 5 विधायक थे, आपने 4 को तोड़ा, लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के ईमान को नहीं डोला पाए। करोड़ों का तुमने ऑफर दिया, मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने लात मारा। तो ऐसे ईमान के पक्के को आपने नहीं तोड़ने का जो है आप सब प्रयास आपने किया, लेकिन नहीं तोड़ पाए। तो आप सब लोग को एक संकल्प लेना है कि आज के बाद कोई भी RJD वाला आए उससे सवाल करिएगा कि पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। कि जब मजलिस कह रही थी कि आप गठबंधन कर लीजिए, बाद में आप कहिएगा बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते हैं? आप सबको मालूम है, चौक चौराहे पे इस बात को बोलना पड़ेगा। आज इसकी एक शुरुआत किया है, एक शंखनाद किया है हम लोगों ने। अगर हम लोग, आप सब लोगों ने निर्णय लिया है कि बाजपट्टी से हमको चुनाव लड़ना है तो मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और AIMIM कहीं लड़ेगी तो कमजोरी से नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी में एक एक व्यक्ति शेर के रूप में जाना जाता है, और अगर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से नहीं लड़ पाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहचान है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर चुनाव लड़ना है तो आपको असदुद्दीन ओवैसी बनना पड़ेगा, आपको अख्तरुल ईमान बनना पड़ेगा, मुन्ना मंसूरी तो बाद में बनिएगा। और मैंने भी अपने ढाका के एक एक जनता से वादा किया है। मैंने कहा कि अगर ढाका के वर्तमान विधायक होते मुस्लिम बिरादरी से तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। और उनका जो परफॉर्मेंस है उससे आकलन एक एक आदमी कर रहा है कि दोबारा टिकट अगर मिलता भी है, जो बहुत मुश्किल है, अगर टिकट मिलता भी है तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो मैंने उनको वादा किया है कि अगर एक आपको लगता है कि एक सीट पे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये हिंदू का बेटा, राजपूत का बेटा, अगर एक मुसलमान की सीट पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको वादा करता हूं कि 10 मुसलमान विधायकों को जिता करके दूंगा। अगर ढाका से राणा रंजीत सिंह को, एक हिंदू के बेटा को, एक एक मुसलमान वोट देकर के जिताता है तो इसका मैसेज पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जाएगा। इसके बाद बंगाल में चुनाव है, इसके बाद यूपी में चुनाव है। और जिस दिन इस मजलिस के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर जो दाग लगाया हुआ है, ये मुसलमानों की पार्टी है, इस दाग को जिस दिन हम लोग मिटा देंगे और उसके बाद आप देखिए इस पार्टी की ताकत क्या है। मैं एक हिंदू होकर के इस ताकत को समझ रहा हूं, इसीलिए इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूं। आप लोग मेरे परिवार को शायद जानते होंगे, कुछ लोग नौजवान भाई लोग शायद नहीं जानते होंगे। मेरे पिताजी 20 साल लगातार विधायक रहे, उसके बाद 5 साल शिवहर के सांसद रहे। जब सीताराम यादव जी यहां से सांसद थे, मेरे पिताजी शिवहर से सांसद थे। 15 साल मंत्री रहे, उसके बाद भी मेरे भाई साहब आज भी विधायक है, वो भी मंत्री रहे। मेरे पिताजी आजीवन RJD में रहे और उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स को किया। और बचपन से मैंने देखा कि एक एक मुसलमान भाई, एक एक राजपूत भाई एक ही प्लेट में खाया, एक एक दलित भाई को साथ में लेकर के चला, और इस समीकरण को मैंने मधुबन में देखा। लेकिन मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद मेरे भाई साहब ने पार्टी बदला, वो भाजपा में चले गए। मैंने कई बार कहा कि देखिए, मुस्लिम समाज, दलित समाज हमारा परिवार की तरह था, हमारी ताकत उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन RSS के विद्यालय में चले गए, वहां जो पढ़ाई होती है वही ना सीखेगा, तो कहीं ना कहीं वो कमी लगा। इसलिए हम लोग ने पहली पार्टी को AIMIM के रूप में ज्वाइन किया। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया क्योंकि मात्र 20 दिन का समय मुझे मिला, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उतनी ही शिद्दत से पार्टी में काम करता रहा। लोगों ने आकलन लगाया था, अंदाज लगाया था कि चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन पार्टी को बदल लूंगा। लेकिन एक हिंदू के बेटा को, एक सियासी परिवार से, एक राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस पार्टी का भविष्य दिख रहा है। मुझे मालूम है कि इस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। आज प्रशांत किशोर जी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक एक सभाओं में, सारा मैनेजमेंट रहता है। अगर पैसा खर्च नहीं करे तो एक आदमी शायद ना आए, लेकिन केवल जानकारी हो जाए कि MIM के लोग आ रहे हैं। अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब तो बहुत बड़े नेता लोग हैं। केवल यहाँ जिला के राणा रंजीत और अख्तरुल इमाम साहब के जो शिष्य लोग हैं, उसके जिला अध्यक्ष यहाँ तमाम लोग, शिवहर से हमारे मिसबाउल हक साहब हैं, पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष हमारे नसीम अख्तर साहब जो हमारे गार्जियन भी हैं, हमको इस पार्टी में भी शामिल कराने का काम किए। जहांगीर साहब जो सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं और जमुआ के मुखिया भी हैं।
हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई फजले हक साहब हैं। बराबर जब हम लोग कभी कभी परेशान होते थे, क्योंकि एक हिंदू का इस पार्टी में होना, परिवार से ही पत्नी पहले पूछती थी कि आप क्या कर रहे हैं, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि चुपचाप सुनिए, आगे इसका जवाब मिलेगा, और ये मिलना शुरू हो गया। हमारे डॉक्टर शमीमुल साहब, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन जब मुझे मालूम चल गया कि हमारे भाई डॉक्टर शमीमुल साहब, जो नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं, वो पहुंच गए, तो मैं निश्चिंत हो गया कि चलिए मजलिस के विचारधारा को बखूबी लोगों के बीच में पहुंचा रहे होंगे, अपने शेरो शायरी से भी और अपने विचारधारा से भी। हम लोग के सीनियर भी रहे, पार्टी में हम लोगों को शामिल कराने का भी काम किया। हमारे अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन अंसारी साहब, जो परिहार से लगातार मेहनत कर रहे हैं, अगली सभा इनकी भी हम लोग उसमें भी जाएंगे, और अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके संगठन को कैसे बूथ लेवल तक लेकर के जाना है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। जियाउद्दीन भाई यहाँ लगातार जुड़े हुए, मेरे शाहिद अफरीदी साहब जो युवा के अध्यक्ष हैं, और तमाम मेरे भाई लोग, ये पहली मुलाकात है, शायद मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे पिताजी इसी काम के लिए जाने जाते थे कि एक बार किसी से मिल लें तो आजीवन उसका नाम याद रखते थे। तो मैं भी उनका बेटा, उन्हीं का संस्कार है, और अगर आज वो जिंदा होते मेरे पिताजी, तो मोदी के खिलाफ ही बोल रहे होते। और मैं भी वही काम कर रहा हूं, अपने सभी समाज के लोगों को लेकर के चल रहा हूं। मेरा भी कुछ स्वार्थ है, मैं यूं ही लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। कई लोग कहते हैं, सवाल करते हैं कि भाई इतना क्यों मुसलमानों की चिंता है आप? तो मैं अक्सर यही जवाब देता हूं कि ये जो आरजेडी के विधायक हैं, मुन्ना यादव जैसे लोग, जो कहते हैं कि हमको पीछे कर देंगे और खुद सत्ता में आगे रहेंगे, तो उनको भी आई है, क्या बदल गया? लेकिन जब किसी भी, हमारे ढाका की घटना है, फुलवरिया में 15 लोग जाकर के शेख वाजुल साहब को मॉब लिंचिंग किया, 15 लोगों ने जाकर के उनके गांव में उनको मारा, और गांव किसका था? वहां के विधायक का गांव था, पवन जायसवाल जी का गांव था, और वहां का गांव के 90% लोगों पे केस है, FIR है, और दहशत में जीते हैं उस गांव के लोग कि भाई कब हमारा केस उठवा देगा, हमको जेल भिजवा देगा। टोपी पहन करके नाटक नहीं करता हूं, दिखावा नहीं करता हूं, मुसलमानों की लड़ाई को लड़ता हूं सही मायने में। और हमारे मात्र एक विधायक हैं, अख्तर उल ईमान साहब, हमारे एकमात्र विधायक अख्तर उल ईमान साहब, जिन्होंने विधानसभा में सवाल उठाने का काम किया। जब हमारे एक गांव है लहन ढाका, 500 लोगों पे FIR कर दिया गया, पूरा गांव आज भी दर दर भटक रहा है। क्यों कर दिया? क्योंकि एक व्यक्ति जो मरने की हालत में था, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां अस्पताल में ना सिलेंडर की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की, ना डॉक्टर की व्यवस्था, ना किसी तरह का कोई व्यवस्था। तो किसी का परिजन अगर उसके सामने घुट घुट करके मरेगा। हम लोग जिस क्रांतिकारी धरती पे बैठे हैं आज, रामफल मंडल साहब, जो शहीद रामफल मंडल जी हमारे गर्व के ये आदि हैं, हम लोग उन पे गर्व करते हैं। उन्होंने SDO दरोगा गला काट दिया था फरसा से। आप लोगों ने कहानियों को सुना होगा, बेहतर आप जानते हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 1942 के सिपाही और कर्मचारी थे, उन्होंने कई लोगों को गोली मार दी। उसके आक्रोश में जाकर के ही बाजपट्टी बाजार में वो लोग गए, और जब उनको मालूम चला कि ऐसे ऐसे जीप से दरोगा और SDO जिसने गोलियां चलाई थी, उसको जो है फरसा से काटने का काम किया। और उसके बाद अपने पत्नी को, अस्पताल में बच्चा उनका होने वाला था, लेकिन वो बच्चा 8 महीने में मर गया। नेपाल में लक्ष्मी नगर कोई गांव है, वहीं उन्होंने रखने का काम किया। और फिर उन्होंने परिवार को कहा, लोगों का, कि भाई आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं फिर जा रहा हूं और ऐसे 10 और अफसरों को मारूंगा, अंग्रेज के अफसरों को, और उसके बाद अगर फांसी चढ़ना होगा तो मैं चढ़ूंगा। ऐसे रामफल मंडल जी का यह धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है। और आप से लोग घूस मांगेगा, आप जब जाएंगे ब्लॉक में तो आपसे घूस मांगा जाएगा। आप जब जाएंगे अस्पताल में इलाज कराने, कोई जो मारपीट का जो पर्ची कटता है, तो आपसे घूस मांगा जाएगा। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में टैगिंग हुआ तो आपसे घूस मांगा जाएगा। आप कोई भी काम के लिए जाएंगे, FIR कराने जाएंगे, नौजवान भाई मेरे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करने जाएंगे, सिम कार्ड चोरी हो गया उसका कंप्लेन कराने जाएंगे तो वो घूस मांगेगा। ये इस धरती का इतिहास रहा है। तो ऐसे नेता को पैदा करिए, ऐसी पार्टी को जिंदा करिए जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़े और वो ताकत आपको वापस करे। हमारे मुन्ना भाई भले बोलने में बहुत तेज तरार ना हो, लेकिन हम लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जब लड़ने की बात आएगी, जब आपके लिए संघर्ष करने की बात आएगी, तो ये मुन्ना भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हर आदमी बोलता ही नहीं है, कुछ लोग बोलते कम है, करते ज्यादा है। तो हमारे मुन्ना मंसूरी साहब ऐसे नेता हैं जो करने पे विश्वास ज्यादा रखते हैं। आपने यूपी में देखा, मुलायम सिंह यादव जी को थोड़ा थोड़ा तोतलाते भी थे, लेकिन उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री बन गए होते अगर लालू जी ने विरोध नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को अपने हक के लिए लड़ने का समय आ गया है। मैं केवल आपको बताने और जगाने आया हूं कि आप सबसे मजबूत हैं, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप उनको कहिए कि भाई मुस्लिम का कैंडिडेट दो, और नहीं दोगे तो मुन्ना मंसूरी और मेरी अपनी पार्टी MIM चुनाव यहां लड़ेगी, पार्टी को मजबूत करेगी, बूथ लेवल तक लेकर के जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, ये पहला कार्यक्रम था। आप सब लोग का इस गर्मी में जिस तरीके से साथ मिला, सहयोग मिला, हम लोग को ये पूरा विश्वास हो गया कि भाजपट्टी अब तैयार है MIM को प्रत्याशी यहां देना हर हाल में है। और चूंकि आज हम लोगों ने सेनापति को केवल बुलाया है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया है, अब यहाँ के सेनापति आगे की सेना को तैयार करेंगे। युद्ध में जाने से पहले करेंगे ना, आप लोग अपने गांव में जाएंगे और सेना तैयार करेंगे। और लोकतंत्र का सेना क्या होता है? बूथ लेवल पे अपने लोगों को खड़ा करना होगा, हर बूथ पे 10-10 लोगों को खड़ा करना होगा। नहीं तो चुनाव के 2 दिन पहले क्या कहेंगे, अरे भाई जीत जाएगा, मोदी जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाड़ में जाए, इतने साल से तो हो ही रहा है ना, देख ही तो रहे हैं हमारी क़यादत कब मजबूत होगी, हमारी पार्टी कब मजबूत होगी। तो एक हिंदू का बेटा आपको जगाने आया है, अजान करने आया है। जिस तरीके से नमाज का टाइम होता है तो मस्जिद से अजान की आवाज आती है, आपको याद दिलाया जाता है कि चलिए चलिए और चल के नमाज अदा करिए, जो एक मुसलमान का फर्ज है उसको अदा करिए। तो भाइयों, क्या हिंदू को अजान पढ़ना पड़ेगा, हिंदू को जगाना पड़ेगा, क्या आपकी ताकत को जगाना पड़ेगा? हमारे बजरंग बली हमारे धर्म में माने जाते हैं, जो बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत को भूल जाते थे। जब उनको लाना था लक्ष्मण जी को, राम जी के छोटे भाई थे, उनको बचाने के लिए, तो थोड़ा सा भूल जाते थे कि मेरी ताकत क्या है। तो आप लोग अपनी ताकत को भूल गए। तो हमारे बजरंग बली को जगाया जाता था, उनको बताया जाता था कि आप कितने ताकतवर हैं, तो वो अपना विशाल रूप लेते थे। तो हम लोग यही समझाने आए, एक हिंदू का बेटा, एक हिंदू का भाई आपको ये जगाने और समझाने आया है, आपका आजान करने आया है कि नमाज पढ़ने का टाइम आ गया है, सही पार्टी का निर्णय करने का आ गया है, सही नेता का निर्णय करने का समय आ गया है। आप लोग करेंगे ना? एक बार हाथ खड़ा करिए। आप लोग करेंगे। और मैंने जो अपना एक कसम खाया है कि ढाका के बदले 10 मुसलमान विधायकों को जिता करके लाऊंगा, जब एक हिंदू को साथ मिलेगा पूरे मुसलमान का, जो इस पार्टी का पहला हिंदू विधायक होगा, तो न केवल बिहार, पूरे देश में AIMIM की ताकत मजबूत होगी। और ये आपके राजपूत भाई का एक वादा है। तरह तरह के लोग कहते रहेंगे कि आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा। हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं, एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैंने ये वचन दिया है, मैंने ये वचन दिया है। मेरे लिए विधायक मंत्री कोई बड़ी चीज नहीं, जब से मैं पैदा लिया हूं ना, तब से लाल बत्ती देखा है। तो ये विधायक मंत्री बनने नहीं आए हैं, एक बहुत बड़ा सपना लेकर के आए कि मुन्ना यादव जैसे लोग जो हमारे फॉरवर्ड समाज को गाली देते हैं, एक नया समीकरण तैयार करेंगे। फॉरवर्ड समाज अपने मुस्लिम भाइयों को जोड़ेगा। अगर MY हो सकता है तो MF क्यों नहीं हो सकता है? मुस्लिम फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकता है? और साथ में अपने दलित भाइयों को लेकर के चलेंगे, सभी समाज को लेकर के चलेंगे, लेकिन एक मुख्य समीकरण बनाएंगे। अब और अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। आज दलित समाज के मेरे भाई होंगे अगल बगल में, देख लीजिए हाथ घुमा करके। मेरे मुस्लिम समाज के भाई होंगे अगल बगल में, हाथ घुमा करके देखिएगा जितने अत्याचार हो रहे हैं, कौन कर रहा है, उसका जवाब आपको सामने मिल जाएगा। और ये बीजेपी का जो बी है ना, कहने के लिए तो भारतीय है, लेकिन सही मायने में ये बी किसके लिए है पूरी दुनिया जानती है। ये बी किसके लिए है मालूम है ना आप लोग को? किसके लिए है बी? के लिए क्या, किसका बी है? ये बिजनेसमैन वाला बी है, और एक हिंदी में भी एक बी है। मैं वो कहना नहीं चाहता हूं, आप अपने से कहिएगा, आप समझिएगा। तो कहीं ना कहीं वही है, वही होता जा रहा है, उसको बदलना है। इसकी शुरुआत करने के लिए आया हूं और आपको जगाने आया हूं, एक नया समीकरण तैयार करने आया हूं, ताकि आने वाला बिहार, इस बार भी, पिछले बार हमारे 5 विधायक थे, अगर 8 विधायक होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बनेगी। और जो इस बार का समीकरण बनने जा रहा है वो किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक संकल्प लिया है और हम लोग को एक काम दिया है, टारगेट दिया है कि 4 का बदला 24 से लेंगे। 4 ले गए थे ना, 4 का बदला 24 से लेंगे।
और अगर 24 विधायकों को लाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, तो देखिएगा अगला बिहार का सरकार बिना AIMIM के नहीं बनेगा। ये आरजेडी वाले कह रहे थे ना कि हमारे चिट्ठी को नकार दिया, गिड़गिड़ा रहे थे पिछली बार। जेल से लालू जी का फोन जाता था बैरिस्टर ओवैसी साहब के पास, वो नहीं उठाते थे, क्योंकि खुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं, वो नियम कानून को जानते हैं कि मैं जेल में किसी व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगा। गिड़गिड़ाते थे कि 5 विधायक दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। हम तब भी उनके साथ खड़े थे और हमेशा एक सेकुलर पार्टी के साथ ही खड़े हैं। जीतने के बाद भी हम भाजपा और एनडीए में कभी नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आरजेडी वाले ही सरकार में जाएंगे। तो कोई आए तो बोलिएगा कि बी टीम जो कहते हैं ना, आप हैं कमजोर, आप हैं गलत, क्योंकि आप मुसलमान की क़यादत को खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। अरे आप अपनी पार्टी में तो किसी मुसलमान को नेता नहीं बनने दिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इतने बड़े बड़े नेता उस पार्टी में है, लेकिन हेलीकॉप्टर में किसको बिठाते हैं? मुकेश सहनी जी को बिठाते हैं। काहे नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बिठाते हैं? स्टार प्रचारक में क्यों नहीं और मुसलमान नेताओं को बनाते हैं? तो आप अपनी पार्टी में तो मुसलमान के नेता को पैदा ही नहीं होने दिए। तो जब मुसलमान की पार्टी खड़ी हो जाएगी तो आपका तो पूरा जमीन खिसक जाएगा पैरों तले। यही चिंता है उनको, इसी बात का डर है। सरकार सीएम बने ना बने, लेकिन विपक्ष के नेता तो बने रहेंगे। मुसलमानों की वोट अगर उनको मिलता रहेगा तो कम से कम रोजी रोटी तो चलता रहेगा, वरना बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये उनकी स्थिति है, इसलिए हमसे गठबंधन नहीं करते हैं। इसलिए कोई आरजेडी वाला है उससे पूछिएगा, MY समीकरण, Y को बनाया, M को टिकट दो। गठबंधन क्यों नहीं किया? AIMIM जब आई थी, मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो रही है तो क्यों गठबंधन नहीं किया? हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, लेकिन आपने वो भी नहीं दिया। तो ये फैसला अब जनता करेगी। अब हम और कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे, हम और नहीं झुकेंगे, क्योंकि आप लोग ही नाराज होते हैं। AIMIM क्यों झुक रही है? अधिक से अधिक सीटों पे लड़े, तो अधिक से अधिक सीटों पे अगर लड़ना है तो संगठन को जमीन स्तर पे, बूथ स्तर पे लेकर के जाना होगा। एक एक आदमी को मुन्ना मंसूरी बनना पड़ेगा, एक एक आदमी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना पड़ेगा, और अपनी जिम्मेदारी लेकर के। हमारे पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, हमारे पास और संसाधन नहीं है, तो आपको अपना काम समझ करके, अपनी पार्टी समझ करके इस अभियान को आगे बढ़ाना है। यह एक शुरुआत हुई है, बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। मैं फिर से एक बार नारा आपसे लगवाना चाहूंगा, नारा लगवा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। नारा क्या है? अब अपनी पार्टी अपना वो। एक बार हाथ खड़ा करिए पहले सब लोग एक बार हाथ खड़ा करिए। पीछे वाले मेरे भाई लोग 2 मिनट रुक जाइए, हाथ खड़ा करिए। अब अपनी पार्टी, अब अपनी पार्टी, अपनी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।